हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक नया लेक्चर शुरू करेंगे आज चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। और हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का वो रहेगा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आएगा ब्लड। ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ब्लड इज़ रेड बिकॉज इट कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। सिमिलरली जिस तरह से हम देखते हैं कि ग्रीन लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसी तरह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। सारे सेल्स के अंदर ये न्यूट्रिशन का सप्लाई करता है, तो एक तरह से सारे पार्ट्स जो है इससे टच में रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, 4 चीज़ें रहेगी इसके अंदर: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, प्लाज्मा, इसके बारे में। प्लाज्मा, इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा की वजह से होता है। प्लाज्मा इज़ अ कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विथ मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट। कलरलेस होता है प्लाज्मा, ध्यान रखें। और प्लाज्मा का जो है वो लगभग 90% पार्ट जो क्या रहता है, वाटर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस भी होते हैं। जो कौन कौन से रहेंगे इसमें, वो रहेगा प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी कहाँ आके मिलते हैं, वापस से प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो ये सारे रहेंगे। इसके अलावा हार्मोन्स। प्लाज्मा कैरी ऑल दीज डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन प्लाज्मा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने बात की थी कि 4 पार्ट होते हैं ब्लड के, जिसमें था प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो मेन पार्ट कौन है, यहाँ पर प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर ही यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों प्लाज्मा के अंदर ही जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको कि प्लाज्मा का 90% पार्ट जो क्या रहता है, वाटर ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट इसमें है आपका वो है रेड ब्लड सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेड कलर के होंगे। और रेड कलर के क्यों होंगे, क्योंकि इनमें एक रेड पिगमेंट होगा। पिगमेंट कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन। इसका शेप जो है वो आप देख रहे हैं, मैं इमेज को जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जो शेप है इसका एकदम राउंड, फ्लैट राउंड शेप के अंदर होते हैं और में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, it is actually the hemoglobin present in red blood cells which carries oxygen in the body and perform a very important function of carrying oxygen from lungs to body tissues. It also carries some of the carbon dioxide from body tissue to the lungs. ये important point है। हीमोग्लोबिन का क्या वर्क है बॉडी में, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का जो मेन टास्क है वो कौन परफॉर्म करता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर रेड होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, देखा भी अपने डायग्राम के अंदर, एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट, ईच रेड ब्लड सेल लिव्स फॉर 4 मंथ्स। इनका जो लाइफ स्पान है लगभग 4 महीने का होता है, यानी कि एवरेज इनकी जो लाइफ है वो 4 मंथ्स की होती है। हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो में नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं और पुराने रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। जितने आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उससे ज़्यादा बनाने की कैपेसिटी है हमारे बोन मैरो की। ठीक है, दैट इज़ वाई जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वापस से जो है वो नया ब्लड हमारी बॉडी में जल्दी बन जाता है। When we donate blood to save life of a person, then the loss of blood from our body can be made up very quickly within a day. एक दिन में उसकी पूर्ति कर लेता है हमारा शरीर फिर से। ठीक है, ये था आपका आरबीसी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा, यहाँ पे देखिए अब इसका तीसरा टॉपिक, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। जब भी बॉडी पे बाहर से कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्होंने अटैक किया हमारी बॉडी के ऊपर, सबसे पहले फाइटर सेल्स की तरह मुकाबला कौन करेगा, उसका वाइट ब्लड सेल्स करेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज विच कॉज डिजीज।
Some white blood cells can eat up the germs like bacteria which cause disease. कुछ वाइट ब्लड सेल्स में इस तरह की क्वालिटी होती है कि वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उनको पूरा पूरा जो है वो ईट अप कर सकते हैं. और इसके अलावा कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं. दे कैन मेक केमिकल नोन एज एंटीबॉडीज़ टू फाइट वर्सेस इन्फेक्शन. जो बीमारी हमको एक बार हो जाती है वो दोबारा नहीं होती. जैसे मान लीजिए किसी वायरस ने हमारे बॉडी में अटैक किया, तो हमारी बॉडी ने उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रिएट कर ली है. अब अगली बार अगर सेम वायरस से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है तो वो एंटीबॉडीज़ की वजह से हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन जो है वो फैल नहीं पाएगा. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. दिस इज बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक पैथोजेंस एंड अदर हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स. वाइट ब्लड सेल्स आर आइदर स्फेरिकल और स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर. इनका शेप जनरली जो है वो स्फेरिकल होता है, बाकी बेसिकली इनका शेप जो है वो इरेगुलर रहेगा. डिफरेंट शेप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. मतलब दे हैव अ न्यूक्लियस थ्रू द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. इनमें न्यूक्लियस होता है, तो एक डिफरेंस हो गया यहाँ पर आरबीसी में डब्ल्यूबीसी में. आरबीसी में हमने बात की थी कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है. वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स. इनका अमाउंट भी हमारे शरीर में बहुत ही कम होता है. आरबीसीज जो है वो ज़्यादा होती है बॉडी में, और डब्ल्यूबीसीज जो है वो कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ, वो है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है. बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा. प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लोटिंग ऑफ ब्लड. जब हमें कभी चोट लग जाती है, मान लीजिए आपके हाथ में कहीं पर स्किन पे जो है वो कट लग गया. अब उस कट लगने के बाद में क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद में जो ब्लड जो है वो लगातार बहता है, और कुछ टाइम बाद जो है ब्लड, जब आप उसको आपस ढंग से जो है वो केयर करोगे तो ब्लड जो है बहना बंद हो जाएगा, और वहाँ पर जो है ब्राउन कलर की क्लोटिंग बन जाती है. ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड जो है वो किस वजह से बनती है? और प्लेटलेट्स की वजह से यहाँ पर फॉर्म होती है. एग्जाम्पल देखो, सेम चीज़ है. When a cut or wound start bleeding, then platelets help clot the blood, make the blood semi-solid, due to which further bleeding stops. All the blood cells are made in bone marrow from cells called stem cells. तो जितने भी आपके सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हों, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, इन सब का फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है. ठीक है. और बोन मैरो के जो सेल्स है वो स्टेम सेल्स कहलाते हैं, जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली जो है वो 4 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका आएगा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ये 4 इसके मेन पार्ट यहाँ पर होते हैं. ठीक है. देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, the organ system of human being and other animal which is responsible for transport of material inside the body is called circulatory systems. The various organs of circulatory systems are heart, arteries, veins and capillaries. Blood is also considered a part of circulatory system. तो basically blood को भी इसका part माना गया है. तो 5 part हो गए इसके. कौन कौन से? heart, artery, vein, capillaries and blood. In circulatory system, the heart act as a pump to push out blood. बॉडी में ब्लड को पुश करने का जो काम है वो कौन करता है? यहाँ पर हार्ट करता है. इसके अलावा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स और ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज. तो ये इस तरह के पाइप हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो बॉडी में मूव होता है. ठीक है. अब देखिए ये जो तीनों ट्यूब्स हैं, इनमें जो है वो ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है. तो क्या कहलाती है? ये ब्लड वेसल्स कहलाती है. द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी आर काइंड ऑफ थिन पाइप्स और ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. इन तीनों को क्या कहते हैं? हम बेसिकली यहाँ पर ब्लड वेसल्स कहते हैं. अब इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्टरीज के बारे में. ठीक है. आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर
thick walled blood vessels which carry blood from heart to all parts of body. जो आर्टरीज है उनकी वॉल जो है बहुत ही थिक होती है, और वॉल जो है वो थिक क्यों होती है, सेकंड पॉइंट देखिए, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर. जब ब्लड जो है वो यहाँ से हार्ट से निकलता है तो बहुत ही हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, उस हाई प्रेशर से जो है वो उसकी वॉल्स को बचाना होता है. दैट इज़ वाई बहुत ही थिक वॉल की होती है. अगर वॉल जो है वो थिक नहीं होगी तो वो वॉल बस्ट हो जाएगी और ब्लड जो है बॉडी के अंदर फैल सकता है. आर्टरीज आर फाउंड इन द होल of our body. The main artery is called aorta, is connected to the left ventricle of the heart to wall number 3. देखिए हमारे हार्ट में 4 वॉल्स होते हैं यहाँ पर, और वॉल नंबर 3 से जो है आर्टरी कनेक्टेड है वो कहलाती है मेन आर्टरी, और मेन आर्टरी कहलाती है एरोटा. ये हम हार्ट का जब पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन तब इसके बारे में बात करेंगे. और द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का जो काम है वो काम कौन करेगी, मेन आर्टरी करेगी. ठीक है, यानी कि ध्यान रखना मेन आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और मेन आर्टरी जो वो हार्ट से ब्लड लेती है और पूरी बॉडी में सप्लाई करती है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. अब देखिए दूसरी आर्टरी यहाँ पे एक और आती है जो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी. अनदर आर्टरी कॉल्ड pulmonary artery is connected to the right ventricle of the heart through another wall number 4. ठीक है, तो pulmonary artery जो है वो wall number 4 से connected है, और the pulmonary artery carries deoxygenated blood. देखिए ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है बॉडी में, सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अकेली ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ध्यान रखना ये बॉडी की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये उसको कैरी करती है कहाँ से, हार्ट से लंग्स में लेके जाती है. यानी कि हार्ट में जो ब्लड आता है पूरी बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. उस ब्लड को वापस लंग्स के पास भेजने का जो काम है वो काम कौन करेगी, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी करेगी. इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, अकेली ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है. बाकी सारी आर्टरीज के अंदर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देखने को मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे देखिए कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है, द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब ऑफ ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स. दस द कैपिलरीज आर बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स. देखिए आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो कौन है, यहाँ पर कैपिलरीज है. और ये किस तरह से करती है अभी मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को. ठीक है, आगे देखिए इसमें एवरी लिविंग सेल ऑफ बॉडी इज क्लोज टू अ आर्टरी. कैपिलरीज जो है वो ऐसे पार्ट है जो कि हर एक लिविंग सेल से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, मतलब कि आर्टरीज जो है वो पूरी बॉडी में जो सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक सेल तक सप्लाई करने का जो काम है वो कौन करेगी, यहाँ पे कैपिलरीज करेगी. और उसके बाद में जब सेल के अंदर वेस्ट बनेगा और वो वेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस सेल से निकाल कर वेन्स के अंदर शिफ्ट करने का काम भी कौन करेगी, यहाँ पर कैपिलरी करेगी. द वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर ओनली 1 सेल थिक, बहुत ही पतली होती है, ओनली 1 सेल जितनी थिक होगी. द वेरियस एब्जॉर्ब्ड or dissolved substance like oxygen, food, etc. present in blood pass into the body cells through the thin walls of capillaries. अगेन वो बात बताई मैंने आपको कि आर्टरीज जो होगी वहाँ से जो है वो सप्लाई कहाँ कर दी जाएगी, कैपिलरीज के अंदर. आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो सारा कहाँ जाएगा, कैपिलरीज के अंदर. और कैपिलरीज जो है वो उसको कहाँ पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर बॉडी के जो सेल हैं वहाँ तक शिफ्ट कर देगा. तो सेल को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा. ठीक है, एट द सेम टाइम द वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द सेल्स एंटर इनटू कैपिलरीज. उसके बाद में जो सेल के अंदर वेस्ट बनेगा वो वेस्ट वापस से जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा कहाँ पर, वेन्स के अंदर. और ये शिफ्ट करने का काम जो है कौन करेगी, कैपिलरीज ही करेगी. Thus the exchange of various materials like oxygen, food, carbon dioxide, etc. between the blood and the body cells take place through capillaries.
तो ये जो एक्सचेंज है यहाँ पर कि भाई सेल्स को न्यूट्रिशन देना और सेल से वापस वेस्ट को बाहर निकालना, ये सारा काम जो है वो किसकी हेल्प से कंप्लीट होगा, यहाँ पर कैपिलरीज की हेल्प से कंप्लीट होगा। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं हम लोग, उससे और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखिए आप इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टरीज जो है ना वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है। उसके बाद में ये आर्टरीज जो है ये बहुत सारी स्मॉल स्मॉल यहाँ पे देखिए कैपिलरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये कैपिलरीज जो है ये फूड और ऑक्सीजन जो यहाँ पे आ रहा है उसको सप्लाई कर रहा है, किसको, देखो सेल को सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे देख लिया आपने। अब सप्लाई करने, ये जो पार्ट है लेफ्ट पार्ट देख रहे हैं, ये सप्लाई वाला पार्ट है। यहाँ पर जो है वो आर्टरीज से कनेक्टेड जो कैपिलरीज है उन्होंने सेल्स के अंदर जो है वो फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया। उसके बाद में जो है सेल के अंदर क्या बना, वेस्ट बना। वो वेस्ट किस फॉर्म के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। सेल्स ने अपना जो वेस्ट है वो वापस कहाँ दे दिया, कैपिलरीज को दे दिया, और कैपिलरीज ने वो वेस्ट जो है वो ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया है, देखो वेन्स के अंदर, ठीक है। यानी कि आर्टरी से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, फिर सेल को देना, फिर सेल से वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वेन्स को सप्लाई कर देना, और बाद में वेन्स जो है इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से जो है वो बॉडी से बाहर निकालने में यहाँ पर हेल्प करेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे अटैच किससे रहेंगे, यहाँ पर कैपिलरीज के थ्रू रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो कि भाई जो आर्टरीज है ना वो तो क्या है, एक सिटी का होलसेलर है, और वो होलसेलर जो है वो स्मॉल स्मॉल रिटेलर्स को अपना सामान देता है, और रिटेलर्स हैं उनका काम है अब हर घर तक सप्लाई करना, ठीक है। सिमिलरली बॉडी के हर सेल तक सप्लाई करने का जो काम है किसका रहेगा, वो कैपिलरीज का रहेगा। और कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करके वहाँ से वापस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो निकाल कर वेन्स के अंदर शिफ्ट कर देगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेन्स। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। मतलब कि जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में बनता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस ब्लड को वापस से शिफ्ट करना, कहाँ शिफ्ट करना, हार्ट के अंदर, और फिर हार्ट से वापस कहाँ जाएगा, वो लंग्स में, और लंग्स के थ्रू हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो उस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक कैरी करने का जो काम है वो कौन करती है, यहाँ पर वेन्स करती है। वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स। वेन्स के अंदर थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू दैम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर जो है वो इतना हाई नहीं होता, दैट इज़ वाई यहाँ पर थिक वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Veins have walls in them which allow the blood in them to flow in only one direction towards heart. एक बार अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर आ गया तो वेन्स से उस ब्लड को वापस कहाँ पर लेके जाना है, हार्ट पर ही लेके जाना है। तो ब्लड जो है वापस बैक फ्लो नहीं हो जाए, ऐसा ना हो कि ब्लड जो आगे की बजाय पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए जो वेन्स होती है उनमें जो है आपको वॉल्स देखने को मिलते हैं जो कि वापस ब्लड को पीछे की तरफ नहीं आने देते, यानी कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ पर, सीधा हार्ट की तरफ। ओके, द वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। वेन्स आर ऑल्सो फाइंड इन होल ऑफ अवर बॉडी। बॉडी के सारे पार्ट्स में आपको वेन्स देखने को मिलती है, हर एक सेल से कनेक्टेड है कैपिलरीज के थ्रू। The pulmonary vein is connected to the left atrium of the heart and carries oxygenated blood. देखिए एकमात्र अकेली pulmonary vein एक ऐसी वेन है जिसमें हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देखने को मिलता है। सारी की सारी वेन्स जो बॉडी में है उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक pulmonary वेन ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो पल्मनरी वेन है उसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, लंग्स से जो ब्लड है उसको लेकर आती है, कहाँ पर, हार्ट के अंदर। और बिकॉज लंग्स से लेकर आ रही है तो इसमें कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था रेस्पिरेशन के अंदर, मैंने बताया था आपको कि पल्मनरी वेन जो होती है वो एल्वली से कनेक्टेड होती है और वो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आती है, हार्ट के अंदर। तो ये एकमात्र अकेली ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला इसका, देर इज ऑल्सो मेन वेन। एक और वेन है यहाँ पर, मेन वेन विच इज कॉल्ड वेना केवा। इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो हमारी बॉडी में जितनी भी स्मॉल स्मॉल वेन्स हैं वो सारी वेन्स
बॉडी के हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके कहाँ पर लेके आती है, मेन वेन के अंदर। और मेन वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पर लेके आएगी, वो वापस हार्ट के अंदर लेके आएगी। यानी कि मेन वेन का काम ये होता है कि बॉडी में जितनी भी दूसरी स्मॉल वेन्स हैं उन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करना और उसको वापस कहाँ पर लेके आना, हार्ट के अंदर लेके आना, ताकि हार्ट से वापस उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहाँ पर, लंग्स में, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेस्ट को वापस बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो ये हमने इस पार्ट के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी के बारे में बात कर ली। इसके अलावा हमने ब्लड के डिफरेंट जो पार्ट हैं उनके बारे में बात कर ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा लेक्चर का रहेगा उसमें हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही करेंगे अभी, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।